नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आप सबके समझ जो है हिंदी शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हो या फिर राज्यों के जैसे यूपी, झारखंड, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इत्यादि राज्यों के जो भी छात्र या छात्रा जो है हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती के लिए, उनसे संबंधित आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी श्रृंखला लेके आए हैं। इस प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में हमने संपूर्ण सिलेबस को कवर किया है और संपूर्ण सिलेबस से प्रश्न को उठाए हैं। जितने भी प्रश्न उठाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो आपकी बेहतर तैयारी करा सकता है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ है। इसके अलावा इसका पीडीएफ जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखा कीजिएगा, आप लोग वीडियो जो है पूरा नहीं देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। संख्या 1 है, आधुनिक हिंदी का आदिकाल किसका साहित्य इतिहास ग्रंथ है। बताइए आप लोग, आधुनिक हिंदी का आदिकाल जो है किसका साहित्य इतिहास ग्रंथ है। तो यह ग्रंथ जो है 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मैनेजर पांडे का इतिहास ग्रंथ है, या फिर नारायण चतुर्वेदी का इतिहास ग्रंथ है, या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी का इतिहास ग्रंथ है, या फिर नीलाभ का इतिहास ग्रंथ है। तो आधुनिक हिंदी का आदिकाल जो है नारायण चतुर्वेदी का इतिहास ग्रंथ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 ही हो जाएगा। जबकि नीलाभ का जो इतिहास ग्रंथ है वह है हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास। जबकि रामस्वरूप चतुर्वेदी का जो इतिहास ग्रंथ है वह है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। जबकि मैनेजर पांडे का जो इतिहास ग्रंथ है वह है साहित्य एवं इतिहास दृष्टि। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है। पूर्व परंपरा रहा है, या फिर युग प्रवृत्ति रहा है, या फिर प्रमुख ग्रंथ रहे हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है। तो वह रहा है युग प्रवृत्ति का, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। दान वाक्यावली की रचनाकार हैं। बताइए आप लोग, दान वाक्यावली जो है किसकी रचना है। विद्यापति की रचना है, या फिर भूषण कवि की रचना है, या फिर जयदेव की रचना है, या फिर पद्माकर की रचना है। तो दान वाक्यावली जो है विद्यापति का रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विद्यापति ने 3 भाषाओं में कुल जो है 14 ग्रंथों की रचना की थी। यह जो है संस्कृत ग्रंथ है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। भरत मुनि के अनुसार जो है काव्य दोषों की संख्या कितनी है। तो बताइए आप लोग, भरत मुनि ने काव्य दोष जो है कितने माने हैं। 9 माने हैं, या फिर 8 माने हैं, या फिर 7 माने हैं, या फिर 10 माने हैं। तो आचार्य भरत मुनि ने काव्य दोषों की संख्या जो है 10 माने हैं और काव्य गुणों की संख्या भी 10 माने हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से एक अलंकार अर्थालंकार कौन सा है, उसे हमें बताना है। प्रतिवस्तु उपमा अलंकार है, या फिर अनुप्रास अलंकार है, या फिर यमक अलंकार है, या फिर वक्रोक्त अलंकार है। तो अर्था अलंकार इसमें से जो है वह है प्रतिवस्तु उपमा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी तीनों अनुप्रास, यमक और वक्रोक्त जो है कौन सा अलंकार है, यह जो है शब्दा अलंकार है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। निर्गुण भक्ति धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। बताइए आप लोग, निर्गुण भक्ति धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। दादू दयाल हैं, या फिर रज्जब हैं, या फिर श्रीचंद हैं, या फिर मलूक दास हैं। तो उदासी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वह है श्रीचंद, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जबकि दादू दयाल का जो संप्रदाय था वह था दादू पंथ। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। ओम जय जगदीश हरे की आरती जो है किसने लिखी हुई है। श्रद्धा राम फिलौरी ने, या फिर राजा शिव प्रसाद सिंह ने, या फिर शिवानंद ने, या फिर हरि हर स्वामी ने। तो बताइए आप लोग, ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना जो है किसकी है। यह जो है श्रद्धा राम फिलौरी की है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। समग्र भक्तकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है। बताइए आप लोग, समग्र भक्तकालीन काव्य धारा पर जो है कौन सी विशेषता लागू होती है।
अवतार में विश्वास, या फिर जाति प्रथा का निषेध, या फिर अहंकार का त्याग, या फिर ईश्वरीय लीला गायन। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, समग्र भक्तकालीन काव्यधारा पर जो विशेषता लागू होती है वह है अहंकार का त्याग, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। भक्ति काव्य को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास किसने माना? बताइए आप लोग, भक्ति काव्य को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास जो है किसने माना है? श्याम सुंदर दास ने माना है, या फिर राम कुमार वर्मा ने माना है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है? तो भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास जो है किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माने हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। मुल्ला दाऊद की अवधी भाषा की पहली कृत कौन सी है? बताइए आप लोग, मुल्ला दाऊद की अवधी भाषा की पहली कृत कौन सी है? चंदायन या लोरकहा है, या फिर वीरांगना है, या फिर पथिक है, या फिर यशोधरा है? तो मुल्ला दाऊद की जो अवधी भाषा में पहली कृत है वह है चंदायन या लोरकहा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तन चितउर मन राजा कीन्हा, हिय सिंघल बुद्ध पद्मनी चिन्हा, यह काव्य पंक्ति जो है किस ग्रंथ से लिया गया है? सीतायन से लिया गया है, या फिर बीजक से लिया गया है, या फिर पद्मावत से लिया गया है, या फिर बिहारी सतसई से लिया गया है? तो यह काव्य पंक्ति जो है पद्मावत से लिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत जो है सूफी भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि जो हैं वह हैं मलिक मोहम्मद जायसी, उनकी रचना है, जिसमें जो है 57 खंड या सर्ग हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है? बताइए आप लोग, अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद जो है किस संप्रदाय की देन है? सूफी संप्रदाय की देन है, या फिर शाक्त संप्रदाय की देन है, या फिर वैष्णव संप्रदाय की देन है, या फिर शैव संप्रदाय की देन है? तो अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद जो है किस संप्रदाय की देन है? यह जो है वैष्णव संप्रदाय की देन है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। रीत काल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? बिहारी ने, या फिर घनानंद ने, या फिर देव ने, या फिर पद्माकर ने? तो रीत काल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? तो वह है पद्माकर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, यह कथन किसका है? बताइए आप लोग, यह कथन जो है किसका है? महादेवी वर्मा का है, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी का है, या फिर जयशंकर प्रसाद का है, या फिर रामविलास शर्मा का है? तो यह कथन जो है किसका है? यह कथन जो है महादेवी वर्मा का है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण कविता मानी जाने वाली रामदास के रचयिता कौन थे? रघुवीर सहाय थे, या फिर शिवमंगल सिंह सुमन थे, या फिर कुंवर नारायण थे, या फिर नागार्जुन थे? तो रामदास जो है किसकी रचना? तो यह जो है रघुवीर सहाय की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो रघुवीर सहाय जो है आधुनिक काल के प्रयोगवादी कवि हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है, उसे हमें बताना है। बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा उपन्यास जो है सर्वप्रथम लिखा गया? झूठा सच जो है सर्वप्रथम लिखा गया, या फिर चंद्रकांता सर्वप्रथम लिखा गया, या फिर गोदान सर्वप्रथम लिखा गया, या फिर राग दरबारी सर्वप्रथम लिखा गया? तो सर्वप्रथम जो है चंद्रकांता लिखा गया, उसके बाद जो है कौन सा लिखा गया? उसके बाद गोदान लिखा गया, उसके बाद झूठा सच लिखा गया, उसके बाद जो है राग दरबारी लिखा गया। चंद्रकांता जो है कब लिखा गया? चंद्रकांता जो है 1888 ईस्वी में लिखा गया। इसके जो उपन्यासकार हैं वह हैं देवकी नंदन खत्री। जबकि गोदान जो है यह मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, यह बहुत ही मशहूर उपन्यास है। इसकी वजह से जो है मुंशी प्रेमचंद ने बहुत ख्याति प्राप्त किए थे। यह जो है 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। जबकि झूठा सच जो उपन्यास यह किसका है? यह जो है यशपाल का है। यह 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। पहला जो है 1958 ईस्वी में, दूसरा जो है 1960 ईस्वी में। जबकि राग दरबारी किसका उपन्यास है? तो राग दरबारी जो है श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। यह जो है 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। संख्या 17 है।
बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास कौन सा है? आवा है या फिर सम्रांगण है या फिर अनित्य है या फिर अंतर्वशी है? तो मुंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित जो उपन्यास है वह है आवा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके उपन्यासकार कौन है? तो इसके उपन्यासकार जो है चित्रा मुदगल है। यह जो है 1999 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। मानस का हंस उपन्यास के लेखक कौन है? बताइए आप लोग, मानस का हंस जो है किसका उपन्यास है? अमृतलाल नागर का है या फिर यशपाल का है या फिर फणीश्वरनाथ रेणु का है या फिर अज्ञे का है? तो मानस का हंस जो है अमृतलाल नागर का उपन्यास है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मानस का हंस जो है तुलसीदास के जीवन का चित्रण किया गया है। बताए आप लोग, मानस में जो है तुलसीदास के जीवन का चित्रण किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती किसका कहानी संग्रह है? बताइए आप लोग, नगर बधुएं जो है अखबार नहीं पढ़ती जो है किसका कहानी संग्रह है? ज्ञान रंजन का है या फिर अखिलेश का है या फिर राजेंद्र यादव का है या फिर अनिल यादव का है? तो नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती यह कहानी संग्रह जो है अनिल यादव का है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित भाषाओं का सही अनुक्रम कौन सा है उसे हमें बताना है। बताइए आप लोग, इनमें से कौन सी भाषा जो है सर्वप्रथम प्रचलित था? प्राकृत था या फिर पाली था? तो सर्वप्रथम जो है पाली था, उसके बाद प्राकृत था, उसके बाद जो है अवहट नहीं होगा। तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण जो है घोष महाप्राण है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक वर्ण जो है घोष महाप्राण है? तो वह है हा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। सभी स्वर होते हैं, बताइए आप लोग, सभी स्वर जो है क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं या फिर अघोष होते हैं या फिर महाप्राण होते हैं या फिर अल्प प्राण होते हैं? तो सभी स्वर जो है क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। सत्याग्रह का विलोम क्या होगा? बताइए आप लोग, सत्याग्रह का विलोम क्या होगा? आग्रह होगा या फिर विग्रह होगा या फिर दुराग्रह होगा या फिर संग्रह होगा? तो सत्याग्रह का जो विलोम होगा वह होगा दुराग्रह। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। राम कृष्णों में कौन सा समास है? बताइए आप लोग, राम कृष्णों में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है या फिर द्वंद्व समास है या फिर तत्पुरुष समास है या फिर बहुब्रीहि समास है? तो राम कृष्णों में कौन सा समास है? तो राम कृष्णों में जो है द्वंद्व समास है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। उज्ज्वल नीलमणि किसकी रचना है? बताइए आप लोग, उज्ज्वल नीलमणि जो है किसकी रचना है? जीव गोस्वामी की रचना है या फिर रूप गोस्वामी की रचना है या फिर भवभूत की रचना है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो उज्ज्वल नीलमणि जो है किसकी रचना है? यह जो है रूप गोस्वामी की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जबकि भवभूत की एक महत्वपूर्ण रचना है वह है उत्तर रामचरितम, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल का क्या अर्थ होगा? दान के लिए सुपात्र ना होना या फिर गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल लगाना या फिर बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति का धन मिलना, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना या फिर अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना? बताइए आप लोग, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल का क्या अर्थ होगा? तो इसका जो अर्थ होगा वह होगा अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है शुद्ध शब्द है उसे हमें बताना है? तो शुद्ध शब्द जो है वह है आह्वान। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी तीनों शब्द जो हैं वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। भाषा का पहला रूप लिखकर, भाषा का पहला रूप है लिखकर, दूसरा रूप है बोलकर, तीसरा रूप क्या होगा? बताइए आप लोग, भाषा का जो पहला रूप है वह है लिखकर है, दूसरा बोलकर है, तो तीसरा रूप क्या होगा? तीसरा रूप जो होगा वह होगा सांकेतिक भाषा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। किस भाषा को, बताइए आप लोग, किस भाषा को प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहा जाता है? मैथिल को कहा जाता है, या फिर अपभ्रंश को कहा जाता है, या फिर तमिल को कहा जाता है, या फिर तेलुगु को कहा जाता है? बताइए आप लोग इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी जो है किसे कहा जाता है? अपभ्रंश भाषा को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका जो है मासिक पत्रिका नहीं है, उसे हमें बताना है। साहित्य संदेश नहीं है, या फिर सुधा नहीं है, सुधा नहीं है, या फिर विशाल भारत नहीं है, या फिर जागरण नहीं है। तो साहित्य संदेश जो है मासिक पत्रिका है, सुधा जो है मासिक पत्रिका है, और विशाल भारत जो है मासिक पत्रिका है, जबकि जागरण जो है साप्ताहिक पत्रिका है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह जो है बनारस से निकलता था। कौन सा? जागरण पत्रिका। यह साप्ताहिक पत्रिका थी। इसके जो संपादक थे वह थे शिव पूजन सहाय, जबकि सुधा पत्रिका जो है यह लखनऊ से निकलता था। इसके संपादक जो थे वह थे दुलारे लाल भार्गव, जबकि विशाल भारत पत्रिका जो है यह भी मासिक पत्रिका थी। इसके संपादक जो थे यह थे बनारसी दास चतुर्वेदी। चलिए ठीक दोस्तों, मेरा यह वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।